आईआईएम क्वालिफाई करने के लिए क्या बेसिक नीड चाहिए? मैं इसको एक लाइन में समराइज़ करूँगा कि सोने के गुल्लक को चिल्लर बटोरने के लिए नहीं रखा जाता। तो जो आईआईएम है वो एक सोने की गुल्लक है। ये सिर्फ आईआईएम में ही पढ़ाई जा रही है, रियल लाइफ केस स्टडी, या फिर इसका एक बहुत ही ग्रेडेड लेवल है। आईआईएम्स में केस स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। ये हमारा जो प्रोग्राम है कैरियर वाला, वो बच्चे कई बार जानना चाहते हैं कि भाई पढ़ने के बाद क्या फ़ायदा होगा, और सबका मैं समझता हूँ अल्टीमेट गोल यही होता है कि हम अच्छी जॉब करें, अच्छे पोजीशन पर जाएं, और बिहाइंड द सीन चलता रहता है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी। जो हाईएस्ट पैकेज जाता है वो अराउंड 30 से 35 लाख जाता है। मेरे टाइम में भी जब मैं आईआईएम में था तो जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी उसमें मुझे 29 to 30 लाख ही ऑफर हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मुझे कितना मिलता है, अभी मैं कितना कमा रहा हूँ, ये तो मैं शेयर नहीं कर सकता। आपका जो पूरा जो स्टेटमेंट है घूम फिर करके गुरु के इर्द गिर्द घूम रहा है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु कैसा है ये मैटर करता है। मुझे नहीं पता आप अब तक अपने गुरुओं को कैसे ट्रीट करते आए हैं, लेकिन अगर आप आईआईएम में पहुँचे हैं तो अपने गुरु के चरणों में पड़ जाइए। 2 पहिए की साइकिल जो खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती है, उसको एक सहारे की आवश्यकता है। क्या वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकती है? जी जी जी। तो फिर जब समझ में आया कि साइंस जुड़ा कि भाई जब रोटेशन होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो उसके बेसिस पे सारा कुछ हम लोग बैठ के चलने लगे, घूमने भी लगे। जिन लोगों को देख के जेलसी होती थी कि ये इतना सफल कैसे हो गया या ये क्या कर रहा है 8 साल पहले, आज वही लोग मेरे बेस्ट एडवाइज़र है, मैं उनका बेस्ट एडवाइज़र हूँ। प्रॉब्लम इज नॉट अ प्रॉब्लम, कंसिडरिंग प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। राइट। तो कई बार क्या होता है कि भाई समस्या नहीं है, समस्या को समस्या समझ लेना ही सबसे बड़ी समस्या है। एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू यू कम्स टू यू ओनली इफ यू बिल्ड द कैपेसिटी टू रिसीव इट। अगर आपके पास काबिलियत है उसको झेलने की, तो ही वो भगवान आपको देगा, अदरवाइज नहीं देगा। दूसरों से मिलने में सभी मस्त हैं। दूसरों से मिलने में सभी मस्त हैं, और खुद से मिलने की सभी लाइनें व्यस्त हैं। टेक्निकल की दुनिया में अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो आपने आईआईटी का नाम सुना होगा और चाहते होंगे कि आप आईआईटी क्रैक कर लें। लेकिन अगर आप मैनेजमेंट की दुनिया में नंबर 1 पोजीशन अगर ऑक्युपाई करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा कि कैसे हम आईआईएम क्रैक कर लें। हमने सोचा कि आपको आईआईएम से रिलेटेड, मैनेजमेंट से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं कि आखिर आईआईएम करने के लिए आपको बेसिक क्या ज़रूरतें हैं, और आईआईएम करने के बाद, आईआईएम से एमबीए करने के बाद और किसी अदर यूनिवर्सिटी से एमबीए करने के बाद क्या वास्तव में कोई डिफरेंसेस होते हैं या ऐसा कुछ होता भी नहीं है। तो हमने सोचा कि ऐसे शख्स से बात की जाए जिसने खुद आईआईएम किया हो, आईआईएम से एमबीए किया हो। तो हमारे साथ उपस्थित है हमारे मेहमान अखिल प्रताप सिंह जी, जिन्होंने आईआईएम काशीपुर से एमबीए किया और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अच्छे ऑफिसर पद पर आप कार्यरत रहे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टार्टअप इंडिया का सपना था उसके साथ आपने एसोसिएट होकर के आपने काम किया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और साथ में मैं बता दूं इनके बारे में कि आप जो है बिग 4 जो कंपनियां हैं, विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां, बिग 4 में आप ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं। तो आपका स्वागत करता हूं मैं इस करियर वाला की सीरीज़ में। थैंक यू सर। हमारी कोशिश ये है कि करियर वाला के माध्यम से बच्चों को वो जानकारी दी जाए जो बच्चों के मिसकॉन्सेप्शंस है बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के, बहुत सारे पॉइंट्स को लेकर के, तो ताकि बच्चों को बिल्कुल सही मार्गदर्शन मिल सके। आपने आईआईएम से एमबीए किया है तो आप शायद और ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल तो यही है कि जो आईआईएम क्वालिफाई करने के लिए क्या बेसिक नीड चाहिए, क्या चाहिए होता है, कैसे हम उसको क्रैक कर सकते हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया। ये बहुत अच्छी सीरीज़ आपने शुरू की है एजुकेशन के ऊपर। बच्चों को बहुत ज़रूरत है ऐसी सीरीज़ की जिसको वो देखें फेसबुक पे, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और कुछ सीखें जिससे उनके करियर में आगे शेप करने में उन्हें हेल्प मिले जी। अब बात करते हैं एमबीए की। आईआईएम से अगर बात करें तो 2019 में मैं पास आउट था। मेरा बैच जो है 2019 का पास आउट बैच है। और आईआईएम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो उसके लिए आपको बेसिकली 2 एग्ज़ाम्स होते हैं, कैट और जीमैट। इनमें से कोई भी एग्ज़ाम आपको अपीयर होना पड़ता है, एंड देन आप जब उस एग्ज़ाम में एक डिसेंट, एक रिस्पेक्टेबल स्कोर लाते हैं, उसके बाद फिर आप डिफरेंट जितने भी आईआईएम से आप वहाँ अप्लाई करते हैं। जिस भी आईआईएम को लगता है कि आप उनके लिए सूटेबल हैं वो आपको कॉल करते हैं,
कॉल जब आपको आती है फिर वहाँ पे एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में वो लोग आपका एक इंटरनल एग्ज़ाम भी ले सकते हैं, ये हर आईएम का एक अपना इंटरनल एग्ज़ाम होता है, वो भी वो ले सकते हैं। कुछ आईएम्स में वो स्किप कर दिया जाता है, वो कैट स्कोर को मानते हैं। एंड देन जो सेकंड स्टेप होता है उसमें आपका एक ग्रुप डिस्कशन होता है। अगर कैंडिडेट ज़्यादा है तो ग्रुप डिस्कशन होता है, अगर कैंडिडेट उतने नहीं है तो डायरेक्ट इंटरव्यू ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जो इंटरव्यू होता है किसी भी आईएम का, वो मैं कहूँगा कि स्ट्रेस इंटरव्यू होता है। वो लोग आपको वहाँ बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस में डालेंगे और बिल्कुल आपको कहीं, मैं ये कहूँगा कि जो आपके अंदर की जो असलियत है वो उस स्ट्रेस इंटरव्यू में बाहर आ जाती है। मैं अगर आपको एक छोटा सा किस्सा अगर याद दिलाऊं अपने इंटरव्यू का, तो जब मैं पहुंचा इंटरव्यू देने के लिए तो हमारे जो डीन थे द्वारिका सर वो बैठे हुए थे, उनके साथ हमारे एक और प्रोफेसर थे, और मुझे याद है कि द्वारिका सर ने मेरा रेज्यूमे ऐसे देखा और ऐसे फेंक दिया हवा में, ताकि कैंडिडेट स्ट्रेस में आ जाए। उन्होंने फेंका, उन्होंने कहा कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, आई एम लाइक। तो लेकिन क्योंकि मुझे भी किसी ने गाइड किया हुआ था, मुझे भी पता था कि ये इस तरीके से स्ट्रेस लिया जाता, तो मैं बिल्कुल शांत रहा। मैंने अपना शांति से अपना रेज्यूमे उठाया, दोबारा से उनकी टेबल पे रखा, मैंने उनसे पोलाइटली कहा, मैंने सर आप जो भी पूछना चाहे आप पूछिए, मैं अपनी तरफ से आंसर दूंगा। उन्होंने फिर भी थोड़ा सा एक है ना बेरुखी के साथ वो आगे रहे, ताकि मतलब मैं डिमोरलाइज हो जाऊँ, लेकिन मैंने अपना कूल बनाए रखा और उसका फिर एंड रिज़ल्ट ये रहा कि मुझे आईएम काशीपुर में जो लिस्ट आई, मैं उसमें तीसरे नंबर पे मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ था। तो इस तरीके, और ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि जिनका प्रोफाइल मेरे ऐसा ही है, लेकिन वो क्रैक नहीं कर पाए आईएम काशीपुर या आईएम लखनऊ या आईएम इंदौर के, वो क्रैक नहीं कर पाए। रीज़न ये रहा वो स्ट्रेस में आ गए, या फिर वो ईगो हर्ट हो गई उनकी कि ऐसे कैसे बोल दिया मुझे। तो आपको वहाँ पे बहुत शांत रहना है और आपको अपनी ईगो कमरे के बाहर छोड़ के आनी है। तो यही रूल है। अगर थोड़ा सा भी ईगो लेकर के अगर आप अंदर चले गए तो फिर ऐसा क्यों करते हैं वो? क्यों, मतलब अगर कैंडिडेट को पहले ही अगर आप डिमोरलाइज करने की कोशिश करें, क्या चेक करते हैं वो आईएम? मतलब देखिए ये सिलेक्शन प्रोसेस है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस उनका, लेकिन आपको क्या लगता है, आप तो अब एंटर करके सारा कुछ आपने कर लिया, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं वो? क्यों पहले ही टर्म में जब बच्चा एडमिशन लेने आ रहा है, अभी तो बच्चे ने पढ़ाई भी नहीं की है, तो ऐसे कंडीशंस में अगर वो प्रेशराइज कर देंगे इंटरव्यू के दौरान ही, तो वो ठीक लगता है आपको? किया करते भी हैं तो क्यों करते हैं ऐसा? मैं इसको एक लाइन में समराइज़ करूँगा कि सोने के गुल्लक को चिल्लर बटोरने के लिए नहीं रखा जाता। तो जो आईएम है वो एक सोने की गुल्लक है, उसमें जो सोना है, जो सोने का सिक्का है वो ही एंटर कर सकता है। जब ये टैग आपके सीने पे लगता है, जैसे अब आप मुझे देख रहे हैं, आईएम काशीपुर का टैग मेरे पास है, जब ये टैग आपके सीने पे लगता है तो एक जिम्मेदारी भी होती है, आपको इस ब्रांड को कैरी करना है। कल आप दुनिया की बहुत बड़ी जो बिज़नेस प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करेंगे, तो उस टाइम आपके पास फेल होने के उतने चांसेस नहीं है, क्योंकि अगर आप फेल होंगे तो आपके इंस्टीट्यूट पे भी लोग सवाल खड़े करेंगे कि अरे यार ये XYZ कॉलेज से पढ़ा था, शायद वहाँ ऐसे ही बच्चे होते होंगे, और लोगों के लिए बड़ा आसान होता है कमेंट करना, जज कर लेते हैं, जजमेंट। हाँ। तो इसी वजह से आईएम्स में क्या होता है कि शुरू से ही प्रोसेस इतनी स्ट्रिंजेंट होती है कि जो आईएम के प्रेशर को नहीं झेल सकता, या फिर जो कहते हैं कट थ्रोट जो कंपटीशन मार्केट में है उसको सर्वाइव नहीं कर सकता, वो बच्चा पहले ही आउट हो जाए। इसीलिए बच्चों को, जब बच्चे इस ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करें तो वो T20 फॉर्मेट में ना करें कि जी मैंने क्रैश कोर्स कर लिया और अब मैं कैट दूंगा, एक अच्छा स्कोर आ जाएगा। कुछ बच्चे मैंने देखा है रिजर्वेशन के सहारे बैठे रहते हैं कि मैं इतना स्कोर ले आऊँगा, फिर रिजर्वेशन से मेरी नैया पार लग जाएगी। आप भले ही एडमिशन ले लोगे, आपको मैं बताऊँ आईएम में एडमिशन के बाद ही बच्चे निकाले जाते हैं। आपने एडमिशन ले लिया, आईएम में बच्चे ने एडमिशन ले लिया, जी, इसके बाद भी उसे निकाल दिया जाता है। हाँ, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक वहाँ पे आप एजुकेशन का भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन है। अगर आपके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टाइम में D ग्रेड था वो, अगर आपके 3 या 4 सब्जेक्ट्स में D ग्रेड आता है तो आप फिर बाहर हैं कॉलेज से। ये सीधा सीधा रूल है वहाँ पे, और कई कॉलेजेस में इससे भी स्ट्रिंजेंट रूल है। कई जगह हो सकता है C+ ग्रेड में ही बाहर निकाल दिया जाए। मेरा खुद का एक सब्जेक्ट में C आया है, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं। अच्छा। हाँ, बल्कि मैं टॉपर्स में आता हूँ वहाँ के। हाँ, तो वहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपकी जो आईएम में एडमिशन लेना उतना मुश्किल नहीं है जितना आईएम में सर्वाइव करना है, क्योंकि वहाँ सारे आपको आप ही के लेवल के मिलने वाले हैं जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस माइंडसेट से जाएं कि भाई अब मेरे को अगले 2 साल बहुत ज़बरदस्त तरीके से रगड़ा जाएगा, मुझे कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा, और मेरे अंदर अडेप्टेशन
करने की क्षमता है और मैं एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ूंगा। T20 फॉर्मेट में आप नहीं जीत सकते, आपको टेस्ट मैच के माइंडसेट से जाना है। लेकिन बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि हमारी जो फर्स्ट मतलब सबकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि बस किसी भी तरीके से एंटर कर जाओ, और आपने तो डरा दिया कि एडमिशन लेने के बाद ही बच्चा बाहर हो जाएगा। अगर आपने एडमिशन लेने के लिए मेहनत शुरू कर दी है, अगर आपने जेन्युइन मेहनत की है, मैंने जो महसूस किया है कि जिन लोगों ने IIM में एडमिशन के लिए जेन्युइन मेहनत की है उन्होंने IIM में भी परफॉर्म किया है। मैंने ये चीज़ महसूस करी है। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लक के सहारे बैठे हैं। वैसे मैं ईमानदारी से बोलूँ, आजकल इतनी पॉपुलेशन है इस देश में, इतना क्राउड है, इतने एप्लीकेंट्स हैं कि अब लक नाम का फैक्टर मुझे दिखता ही नहीं है। मैं आपको ईमानदारी से बोलूँ, जिसमें टैलेंट है वो ही घुसेगा वहाँ पे। लक नाम की चीज़ लक नाम की चीज़ रही नहीं है, मुझे ऐसा पर्सनली पॉपुलेशन की वजह से। अब इतने एप्लीकेंट्स हैं, आप देखिए 10-10 लाख 15-15 लाख जा रहे हैं। सीटें कितनी हैं मुझे यहाँ तक याद है, वहाँ पे IIM काशीपुर का अगर मैं बताऊँ, PGP बैच में आई थिंक 245 सीटें, EPGP बैच में अराउंड 80-90 सीटें। कितने हो गए? 350 सीट। अब 350 सीटों में आपको आना है, 10 लाख एप्लीकेंट्स है पूरे इंडिया में, तो आप देख लीजिए। और ऐसे कितने IIM हैं? आई थिंक 15-20 IIM हैं। क्योंकि दूसरी चीज़ आपने एक और चीज़ बोली कि देखिए आपके ही इक्विवेलेंट, आपकी ही इतनी नॉलेज रखने वाले बच्चे है ना, स्टूडेंट्स जो आपके फ्रेंड्स रहे होंगे वो थे, बट वो उनका एडमिशन नहीं हुआ जी, तो इसे लक नहीं कहेंगे आप। एक्चुअली क्या होता है यहाँ पर, हाँ आपका पॉइंट में सही है। एक्चुअली क्या होता है, जब IIM में सिलेक्शन प्रोसेस होती है उसमें अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। आपने कहाँ नौकरी करी, कितने साल नौकरी करी, आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी, आपके 12th में कितने परसेंट मार्क्स थे, 10th में कितने परसेंट मार्क्स थे, हर चीज़ वहाँ काउंट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कैट का एग्ज़ाम क्लियर किया और आप वहाँ पहुँच गए। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, जब इंटरव्यू में बैठेंगे, तो आपका पूरा एक स्कोर कार्ड इंटरव्यूअर के सामने होता है। फिर आपके इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए ये भी मैटर करता है। ग्रुप डिस्कशन अगर हुआ तो कितने मार्क्स आए। तो लक मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अगर वो बच्चा रहा है 1 या 2 नंबर से भी रहा है तो वो किसी ना किसी प्रोसेस में उसके मेरे से मार्क्स कम ही आए होंगे, जिस वजह से वो वहाँ पे वो रह गया। और यहाँ ज़रूरी ये है कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या जितने भी सेगमेंट्स हैं, हर सेगमेंट्स में आपको अच्छा परफॉर्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आपने किसी एक सेगमेंट्स में, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो बहुत अच्छा करते हैं, नॉलेज बहुत अच्छा होता है, बट अदर एक्टिविटीज, ग्रुप डिस्कशन में शायद वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते है ना, उनके पास अदर जो नॉलेज होती है, जीके का जो नॉलेज होता है वो शायद कम होता है, सब्जेक्टिव नॉलेज ज़्यादा होता है, ऐसे केसेस होते हैं। तो बेसिकली आपका ये कहना है कि अगर कोई बच्चा, उसको हर चीज़ में अच्छा परफॉर्म करना है, हर सेगमेंट में अच्छा परफॉर्म करना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूँगा, अगर आप IIM से पास आउट हैं 15 साल मैक्स, 15 साल ज़्यादा बोल दे, कुछ IIMs में तो 5 या 6 साल, 5 से 6 साल से लाके 15 साल के बीच आप किसी बड़ी कंपनी में बहुत सीनियर पोजीशन पे होंगे, बहुत सीनियर पोजीशन, लाखों लोग आपको रिपोर्ट कर रहे होंगे और आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस डिपार्टमेंट को रन करना। अब ऐसी काबिलियत आपको आपके अंदर क्रिएट करनी है, ये IIM की जिम्मेदारी है। एक जो मिसकॉन्सेप्शन की हम बात कर लेते हैं कि IIM से MBA करने के लिए कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होते होंगे जो मार्केट में फ्लो होते रहते हैं, वो क्या है, कुछ बता सकते हैं आप? एक जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन मैं देखता हूँ, लोग क्या करते हैं, लोग ये बोलते हैं कि थ्योरी अलग होती है, प्रैक्टिकल अलग होता है। लोगों को मैंने हाँ, देखा, यही बोलते ये हैं बहुत लोग। लाइनें बोली हाँ, जाती हैं। और ये मैंने इवन जो मेरे जो IIM में भी मैंने बच्चों को देखा है, जो मान लीजिए, क्योंकि क्या होता है, फर्स्ट ईयर में जोश होता है, सेकंड ईयर में जोश ठंडा होता चला जाता है, तो वो सेकंड ईयर में कहते हैं अरे यार जब प्रैक्टिकल आएगा हम तब देख लेंगे और थ्योरी कहाँ काम आती है। इस तरीके से एक माइंडसेट होता है। मुझे याद है मेरे एक प्रोफेसर है सोमनाथ घोष, ही इज़ अ लेजेंडरी प्रोफेसर, वो एक लाइन बोलते थे, देयर इज़ नथिंग इन थ्योरी विच इज़ इन प्रैक्टिस। जो भी आप MBA में पढ़ रहे हो, क्योंकि अगर आप IIM से पढ़ाई करते हो तो आप बुक्स नहीं पढ़ते हो, आप केस स्टडीज़ पढ़ते हो। केस स्टडीज़ क्या है, किसी ने लाइफ में कुछ अचीव किया, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अचीव किया या कहीं कोई लॉस हुआ, किसी का कुछ, तो आपको केस स्टडी पढ़ते हो, उस पर पूरी क्लास में डिस्कशन होता है कि भाई ये केस है, इसमें इस तरह से कंपनी को लॉस हुआ है, अब तुम बताओ तुम कैसे इसको प्रॉफिटेबल बनाओगे। तो ये जो डिस्कशंस होते हैं, लाइव डिस्कशंस होते हैं। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी जब मैं नौकरी में, जब मैं कोई काम करता हूँ तो कई बार वो केस स्टडीज़ मुझे याद आती है कि अरे यार मैंने वो केस वहाँ पढ़ा था, उसमें इस तरह का पॉइंट मेरे एक कलीग ने बोला था, मैं इस चीज़ को ट्राई करके देखता हूँ। तो आपको थ्योरी को अप्लाई करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि MBA में जो IIMs में जो थ्योरी पढ़ाई जा रही है वो एक्चुअली रियल लाइफ केसेस ही है। ये सिर्फ IIM में ही पढ़ाई जा रही है रियल लाइफ केस स्टडी, या फिर अगर हम किसी यूनिवर्सिटी का मैं नाम नहीं लूँगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई जाती है, अगर MBA पढ़ते हैं बच्चे, तो क्या उसमें केस स्टडी कम होता है?
ये हाँ, अब मैं आपको ये बात बोलूँगा, मैंने जो चीज़ महसूस करी है अलग अलग, इसका एक बहुत ही ग्रेडेड लेवल है। आईआईएम्स में केस स्टडी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। जो दूसरे कई सारे कॉलेजेस हैं, फेमस जो कॉलेजेस हैं, जैसे नारसे मुंजे हो गया, एसपी जैन हो गया, ये भी बहुत रेपुटेटेड कॉलेजेस हैं, यहाँ पर भी केस स्टडी पे काफ़ी जोर होता है। लेकिन उसके बाद जो मैंने जो नेक्स्ट लेवल के जो कॉलेजेस आते हैं, जो थोड़ा नीचे लेवल पे होते हैं, उनमें मैंने देखा है कि केस स्टडी पे फोकस उतना नहीं है। और जो मैंने लोकल यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने देखी है, मैंने देखा है कि वहाँ पे प्राइमरीली बुक्स पे ही फोकस होता है कि आपको एक बुक दे दी, वो आपका सिलेबस है, आपको उसे ख़त्म करना है। वहाँ ऐसा कोई केस स्टडी का मैंने देखा नहीं है। वहाँ पे ये लोग कर लेते हैं कि एक सब्जेक्ट रख लिया 6 महीने, मतलब एक टर्म में या एक सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट रख लिया जिसमें आपकी 5 या 6 केस स्टडी उन्होंने एक साथ पढ़ा दी। लेकिन हम जैसे आईएम में जब पढ़ाई करते हैं तो थ्रू आउट ईयर हम केस स्टडी ही पढ़ रहे हैं। तो आप पूरे साल भर केस स्टडी पढ़ो और एक सब्जेक्ट अलग ही बिल्ड हो जाता है। जी, एक माइंडसेट भी वैसे ही बिल्ड हो जाता है। हाँ, फिर केस स्टडी और दूसरा एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारा जो एग्जाम्स होते थे वो ओपन बुक एग्जाम्स होते थे। हमारे प्रोफेसर कहते थे फ़ोन ले आओ, मोबाइल ले आओ, और कुछ भी ले आओ, एग्जाम दो, बुक भी ले आओ। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, जब मेरा पहला ऐसा एग्ज़ाम हुआ तो मैं बड़ा खुश था। मुझे लगा बुक लेके जाऊँगा और एग्ज़ाम क्रैक कर दूँगा। मैं 10 मिनट तक पन्ने पलटते रह गया, मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने क्लास में सीखा है मुझे उसको याद करना पड़ेगा, उसको ही लिखना पड़ेगा। और फिर मुझे धीरे धीरे उस चीज़ की प्रैक्टिस हो गई कि मैं बुक से मेरी डिपेंडेंसी हट गई और मैं सीखता था, जो क्लासेस में सिखाया जाता था, वही मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता था। अच्छा, जैसे पूरा थ्रू आउट दी जब MBA आपने किया उस पूरे ड्यूरेशन में बहुत सारे आपके मेमोरेबल जर्नी रही होगी, कुछ स्टोरीज रही होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी आपने फेस की होगी, उसका आपने सोल्यूशन भी ढूंढा होगा। ऐसे कुछ स्टोरीज अगर आप शेयर करना चाहें। एक करूँगा इंसिडेंट, बहुत मतलब मेरा सबसे यादगार इंसिडेंट है वो, और वो ऐसा इंसिडेंट है कि जिसने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। और ये मैं बच्चों को अभी शेयर कर रहा हूँ, ये मुझे समझ आया जब मैं 1 साल कंप्लीट कर चुका था MBA में। हमारे IIM में एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस सिमुलेशन। उसमें क्या होता है कि आपको वर्चुअली एक कंपनी दे दी जाती है, उसमें पूरे क्लास को ग्रुप में बांट देते हैं और हर ग्रुप को कहते हैं ये तुम्हारी कंपनी है, तुम्हें इसकी मार्केटिंग, HR, फिनेंस, ऑपरेशंस, स्ट्रैटेजी सब मैनेज करना है। वर्चुअली है, सब वर्चुअल है, और तुमको जो है जीतना है ये कंपटीशन। तो आप यकीन मानिए 10-15 दिन बाद ऐसा हो जाता है कि हम लोग, वो इतना एंगेजिंग गेम है, हम लोग ऐसा लगता है कि सच में कोई कंपनी है, हम सच में उसके मालिक हैं और हमें जो है सच में हम जो है उसको ड्राइव कर रहे हैं। और बिल्कुल जो रियल वर्ल्ड में जो मार्केट मचती है बिज़नेस में, हम वही सब वहाँ उस उस 2 महीने में चल रहा होता है। तो मुझे याद है कि मुझे क्या था, जब मैं MBA वहाँ IIM में पहुँचा था, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे थोड़ा सा अहंकार था कि अब मैं IIM में पहुँच गया हूँ, अब तो मैं बादशाह हूँ, इस तरह का माइंडसेट डेवलप हो जाता है। तो मुझे भी वो था। जब वो कंपटीशन हुआ और कंपटीशन होने के बाद जब वो मेरी कंपनी, मुझे याद है एक राउंड में मेरी कंपनी सबसे नीचे आ गई, हम सबसे ज़्यादा लॉस में थे। फिर धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट किया एंड देन हम बीच में ख़त्म हुए। जब एक कंपटीशन ख़त्म बीच में थे, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस देश में इतने सारे IIMs हैं, इतने सारे कॉलेजेस हैं जहाँ ये बिज़नेस सिमुलेशन हुआ होगा, और मैं अपने कॉलेज में तो फर्स्ट आ नहीं पाया अपने उसमें, और वहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं कितना पीछे हूँ। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई अब मुझे जो है जो ब्रांड मुझे मिल रही है, मुझे इसकी इज्जत रखनी है, मुझे सच में नॉलेज गेन करनी होगी और उसको नॉलेज को अप्लाई करना सीखना होगा। और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई असली। मेरा जो पहले साल का जो मेरा CGPA है वो 8.5 है आउट ऑफ 10, और मेरा जो दूसरे साल का CGPA है वो 10 आउट ऑफ 10 है। मतलब मेरे हर सब्जेक्ट में A+ ग्रेड था। और जब मैंने नौकरी करी, जब मैं रक्षा मंत्रालय में गया, तो मैं जब कुछ बोलता था तो मुझे लोगों की आंखों में वो ट्रस्ट दिखता था कि भाई ये IIM का है, ये सही होगा, ये सही होगा ये। तो वो जो ट्रस्ट जो मैंने गेन किया, आज भी मुझे कई बार कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि यार बंदा एक्सपर्ट है यार, ही नोज हिज जॉब द बेस्ट। तो ये मुझे इसलिए मिला क्योंकि मैंने जब भी लाइफ में जब भी आपके दिमाग में आ जाए कि आपको ये करना है, बस वो क्लिक चाहिए, मुझे लगता है। अहंकार मैं बिल्कुल नहीं करता। मैं ये समझ गया हूँ कि आपके पास कितने बड़े ये ब्रांड जो है ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसको अपना अहंकार मत बनाइए, अपनी पोटेंशियल को बढ़ाइए। जो कॉलेज में आप 25-30 लाख रुपए फीस होती है, किसी भी आप IIM में जाएंगे, आपके माँ बाप आमतौर पे मिडिल क्लास के ही बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने, कुछ होते हैं जो रिच फैमिली से भी आते हैं। आपके माँ बाप ने लोन लिया होगा या फिर जो है उन्होंने पता नहीं कैसे पैसे अरेंज किए होंगे। मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरे फादर ने लोन ले रखा है
और मैं यहाँ भी टॉप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ भी जो बेस्ट नहीं बन पा रहा हूँ, तो मैं ये बोलूँगा कि आप और वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं उनको कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर वो कुछ पढ़ा रहे हैं, आजकल जो है हमने सुना है ना, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अपने टीचर्स की बेइज्जती कर रहे होते हैं। हाँ ये बहुत होता है, ये चीज़ पास आउट होते हैं तो भी कहते हैं कि नहीं हमारा फैकल्टी तो अच्छा है नहीं, अक्सर मतलब मैंने सुना। और बात तो सिर्फ मैं आईएम की नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी आईआईटी की बात करेंगे, एनआईटी की बात करेंगे, आप किसी भी सिस्टम कहीं भी आप बात कीजिए, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे आप, ये पता नहीं क्यों ये सिस्टम डेवलप हो गया है कि टीचर्स की बेइज्जती करते जाओ। मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगा कि आज मैं जहाँ पे हूँ अपने टीचर्स की वजह से हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं जब भी मेरे इंटरव्यूज़ होते हैं मैं वही जवाब देता हूँ जो मैंने क्लासरूम में पढ़े थे। जो उससे मुझसे कोई कॉन्सेप्ट पूछता है मैं वही बोलता हूँ जो मैंने क्लास में पढ़ा या मेरे टीचर ने बोला। और मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं हुआ किसी चीज़ में। और मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जब आप टीचर की रिस्पेक्ट करते हो तो ऊपर वाला भी देख रहा होता है, और लाइफ जो है वो सर्किल है। अगर आज आप अपने टीचर की इंसल्ट करो तो कल आपको भी किसी का टीचर बनना पड़ सकता है, और उस केस में इफ़ यू विल नॉट बी अ गुड टीचर देन आपको भी इंसल्ट फेस करनी पड़ सकती है। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदा होता है। मैंने तो देखा है, टीचर्स को बिल्कुल भगवान मान के उनकी जो बोले वो फॉलो करो, वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे और बेनिफिट बहुत ज़बरदस्त होते हैं। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। चलिए, एक चूँकि आप रक्षा मंत्रालय की हम बात कर रहे थे, आप शुरुआत में ही मैंने इंट्रोड्यूस किया था। रक्षा मंत्रालय में जब आप थे बेसिकली काम क्या था? क्योंकि कई बार लोगों के दिमाग में भी आ सकता है कि भाई एमबीए किया और रक्षा मंत्रालय में चला गया, तो रक्षा मंत्रालय में ऐसा कौन सा काम है कि एमबीए का स्टूडेंट पास आउट होने के बाद चला गया? तो उसके बारे में ज़रा बताएं। जब मैं रक्षा मंत्रालय में गया था तो मुझे एक बात पता लगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि मुझे इसमें आईआईटी और आईआईएम के बेस्ट बच्चे चाहिए। मैं नहीं चाहता कि इसको ब्यूरोक्रेसी रन करे, मैं चाहता हूँ कि इसको जो यंग जनरेशन है वो इसको रन करे। तो मैं था और मेरे कलीग थे दयानंद, वो अभी प्रोग्राम डायरेक्टर है वहाँ पे, वो भी बिट्स के पास आउट है। तो हम दोनों थे और हमारे साथ 2 ऑफिसर्स थे जो रिटायर्ड थे आर्मी और नेवी से। हम 4 लोगों ने ऑर्गेनाइजेशंस को रन किया। तो अब क्या होता है कि जब आप एमबीए में पढ़ते हो तो आम तौर पे क्या होता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में घुसते हो तो वहाँ पे पहले से रूल सेट होते हैं, पहले से एक सेटअप होता है और आपको वहाँ जाके कहा जाता है कि अब इसमें अडेप्ट करो। मैं बहुत लकी था, मेरे केस में क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन मुझे ही बनानी थी। जब मैं पहले दिन रक्षा मंत्रालय में पहुँचा तो मुझे पता लगा कि मेरे पास कोई कुर्सी भी नहीं है, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट नया था, मेरा ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। क्या डिपार्टमेंट का? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन थी, वो उस टाइम एस्टैब्लिश की गई थी। तो हमें वो जीरो से शुरू करनी थी, हमारे पास कुर्सी मेज कुछ नहीं था, हमें सेटअप करना था, फिर पॉलिसीज़ बनानी थी, फिर लोगों को हायर करना था, और उसके साथ साथ जो स्टार्टअप थे जिनके लिए हम काम कर रहे थे उनको हमें 1.5 करोड़ रुपए तक की ग्रांट हम दे रहे थे, वो देनी थी। उसका ऑडिट भी करना था कि वो पैसा सही जा रहा है नहीं जा रहा है, स्टार्टअप कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, और ये भी इंश्योर करना था कि आर्मी जो हथियार, एयरफोर्स जो हथियार मांग रही है वो उसको टाइम पे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और सेम वो क्वालिटी है या नहीं है जो वो चाहते हैं। तो एक हमें एक इकोसिस्टम तैयार करना था स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग का, डिफेंस। आपके लिए और अच्छी बात हो गई थी कि पढ़ करके आए और पढ़ने के बाद जो है आपको बिल्कुल ओपन ग्राउंड मिल गया। बिल्कुल, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा झूठ नहीं बोलूँगा मैं आपसे। मैंने जो पढ़ा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर मैंने एमबीए की क्लास में जो पढ़ा मैंने वहाँ जाके अप्लाई किया, और मैंने एक चीज़ महसूस करी कि जो वहाँ सीनियर ऑफिसर्स थे, हमारे जो एडिशनल सेक्रेटरी थे संजय जाजू सर, उन्होंने बहुत एनकरेज किया हमें कि तुम जो सीख के आए हो ना, अगर तुम बेस्ट हो अपनी जॉब में, जो सीख के आए उसे अप्लाई करो और देखते फिर क्या होता है। और मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी। मैंने फिनेंस का जो भी सीखा वो वहाँ अप्लाई किया, एचआर में क्योंकि हमें रिक्रूटमेंट करनी थी मैंने वो वहाँ अप्लाई किया। मार्केटिंग, मैंने उनका पूरा मार्केटिंग संभाला, डिफेंस एक्सपो कार्यक्रम है उसमें मैंने मार्केटिंग संभाली। जो मैंने क्लास में सीखा था वो पूरा अप्लाई, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, मार्केटिंग की कैसे करनी है, एसईओ कैसे करना है, सब मैंने अप्लाई करा। और ट्रस्ट में क्या रिजल्ट्स मिले, ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले, और मतलब बेहतरीन मेरा एक्सपीरियंस। ये जो डिपार्टमेंट था बेसिकली क्या रक्षा मंत्रालय था जो आपने बता रहे हैं ना, इस ऑर्गेनाइजेशन में किया क्या जा रहा था, किसके लिए किया जा रहा था? ये मैंने आपको जैसे बताया, पहले बात तो ये डिपार्टमेंट नहीं था, ये कंपनी थी। ये सेक्शन 8 कंपनी बनाई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। HAL और जो बेल है उनकी 50-50 पार्टनरशिप थी इस ऑर्गेनाइजेशन में। पर्पस इसका यही था कि अभी तक जो देश में जो हथियार बन रहे थे या टेक्नोलॉजी बन रही थी वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बना रही थी, जैसे आपकी BHEL हो, जो आपकी HAL हो गई, टाटा हो गई, ये ऑर्गेनाइजेशन, इनका काम था कि जो स्टार्टअप्स हैं
उनसे नई टेक्नोलॉजी बनवा के लाओ, नए और ideas। हाँ नए आइडिया, और स्टार्टअप क्या है, सस्ते में बना के देगा। और दूसरा क्या था कि हम इंपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट थे कि भाई रशिया से सामान ले रहे हैं, अमेरिका से हम सामान ले रहे हैं, तो वो जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा थी हमारी, उसको हमें कम करना था। जो हमारे स्टार्टअप्स थे, अभी आप देखिए जब मैं उस टाइम था तो 60 स्टार्टअप थे हमारे पास, और हम वो 60 के 60 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अभी वहाँ पे अराउंड 400 या 500 स्टार्टअप्स हैं, और पहले ग्रांट सिर्फ 1.5 करोड़ होती थी, अब वो ग्रांट बढ़ चुकी है, वो आई थिंक कई करोड़ हो चुकी है, 10 करोड़ भी आई थिंक है, मुझे एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है। पर अभी, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने खड़ी की थी जब हमारे पास बैठने के लिए चेयर भी नहीं थी, आज उस ऑर्गेनाइजेशन में 80 से 90 लोग काम कर रहे हैं। वो एक पूरी फुल्ली डेडिकेटेड एक कंपनी बन चुकी है गवर्नमेंट की, जो कि गवर्नमेंट के लिए स्टार्टअप और आर्म फोर्सेस के बीच एक इंटरेक्शन का काम कर रही है। और स्टार्टअप हथियार बना रहा है तो लोगों को रोज़गार मिल रहा है, और आर्मी को जो है, आर्मी की डिपेंडेंसी जो है वो रशिया और बाकी देशों पे कम हो रही है, और हम स्वावलंबी बन रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ चुका है अब। और वो एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि इनमें से कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं, ये अब जो दूसरे देश हैं उनको हमारी जो हथियार है वो, पहले सिर्फ और सिर्फ हम इंपोर्ट किया, पहले सिर्फ इंपोर्टर थे हम, पहले हम नेट इंपोर्टर थे, अब हम नेट एक्सपोर्टर हैं डिफेंस में। और ये इसका वजह सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीआईओ की वजह से हुआ, और भी एचएएल ने भी बहुत अच्छा काम किया, पर डीआईओ का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्टार्टअप्स जो है 600-700 स्टार्टअप कम नहीं होते। आप इतना बड़ा इकोसिस्टम, और ये बढ़ता जा रहा है टाइम के साथ। कुछ टाइम बाद आपको पता लगेगा कि डीआईओ में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं। फिर वहाँ के बाद आप जो है फिर मैंने स्विच किया, कुछ पर्सनल रीजन से, फिर मैं बिग 4 में स्विच किया, और जो है वहाँ पे भी जो है मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने एमबीए में सीखा है मैं उसको सिंपली अप्लाई करता हूँ। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ कि भाई मैं कुछ वो करूँ, मतलब मैं कुछ अपना खुराफात सोचूं। मैं समझता हूँ टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस भी होता रहता है। हाँ, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नया नहीं सीखना है, आप नया सीखिए पर उसको भी अप्लाई कीजिए। आप ये मत सोचिए कि यार ये तो थ्योरी है, पढ़ते रहिए, उसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करना सबसे ज़रूरी है। जो मेरे प्रोफेसर्स ने मुझे हमेशा से बोला, अप्लाई करना सीखो। अगर तुमको थ्योरी अप्लाई करनी नहीं आई तो इस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, ये फिर तुम्हारे लिए बुक है। चलिए, एक मतलब बेसिकली वो कहते हैं ना कि भाई लड़कों से उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, और लड़कियों से उसकी एज, मतलब जो ये चलता माहौल में। फिर भी मैं पूछूंगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है कैरियर वाला, वो बच्चे कई बार जानना चाहते हैं कि भाई पढ़ने के बाद क्या फ़ायदा होगा, और सबका मैं समझता हूँ अल्टीमेट गोल यही होता है कि हम अच्छी जॉब करें, अच्छे पोजीशन पर जाएं, और बिहाइंड द सीन चलता रहता है कि भाई सैलरी कितनी मिलेगी, पैसा कितना आएगा। नहीं, आईएम्स में आपको अच्छा पैकेज मिलता है। अगर आप डिपेंड करता है कि आप जो है वो कौन से आईएम में हैं, जैसे आईएम अहमदाबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, इनमें पैकेज ज़्यादा मिलता है, लेकिन इनकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। 30-30, 35-35 लाख इनकी फ़ीस है। पैकेज भी इनमें 40-50 लाख पहुँच जाता है बड़े आराम से। अगर आप उससे नेक्स्ट लेवल पे आईएम्स में आते हो, जैसे आईएम काशीपुर हो गया, उदयपुर हो गया, इंदौर हो गया, इनमें भी पैकेज अच्छा है। जो आप, अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि कितना पैकेज मिलता है, तो इन्होंने बहुत अच्छा कर रखा है कि अपनी वेबसाइट पे पूरी डिटेल डाल रखी है कि इतना मीडियन पैकेज था, इतना एवरेज पैकेज था, और इतना हाईएस्ट पैकेज था। जो हाईएस्ट पैकेज जाता है वो अराउंड 30 से 35 लाख जाता है। मेरे टाइम में भी जब मैं आईएम में था तो जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी उसमें भी मुझे 29 to 30 लाख ही ऑफर हुए थे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मुझे कितना मिलता है, अभी मैं कितना कमा रहा हूँ, ये तो मैं शेयर नहीं कर सकता, बट आईएम में जो मुझे मिला था वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ कि उस टाइम जो मैंने अपॉर्चुनिटी क्रैक की थी, मुझे अराउंड 29 लाख ऑफर हुए थे। बट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जब मैं चला गया तो फिर वो अपॉर्चुनिटी मैंने साइड कर दी, क्योंकि मिनिस्ट्री का अलग एक रुतबा होता है। बट अगर जो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने आईएम पास आउट हो, और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हो, तो भी आपने जितना लगाया है एमबीए में, आपका 1 साल में सारा पैसा वापस आ जाएगा। ये मैं इसकी तो मैं एश्योरेंस आपको, हाँ, मतलब आरओआई सबको सब देखते हैं ना। हाँ, आरओआई आपको मिल जाएगी, आरओआई मिल जाएगी, आरओआई डेफिनेटली मिलेगी। 1 साल में सारा रिटर्न, 1 साल में आपको 100% रिटर्न हो। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, एवरेज स्टूडेंट, एवरेज से ऊपर हो, तो आप बचा लोगे। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे स्टूडेंट हो, आपने कितने अच्छे से पढ़ाई की है। इसके अलावा, ये तो रहा एक चीज़, इसके अलावा जब आप आईएम से पास आउट होते हो तो दूसरे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट ये मिलता है कि आप कई जगह आप गेस्ट स्पीकर्स बन जाते हो। मुझे खुद गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया है आईएम काशीपुर ने, दूसरे आईएम से इनवाइट करते रहते हैं।
इसके अलावा जो है मोटिवेशन के लिए भी बुलाते हैं लोग, आपसे मेरी बात हो रही है, तो इस तरह के जो एक कहते हैं ना एक सोशल लाइफ सर्कल होता है वो बहुत अच्छा होता है। IIM का जो नेटवर्क होता है वो भी बहुत वास्ट होता है। आप कई सारी प्रॉब्लम जो है फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप पे ही सॉल्व करवा लेते हो, तो ये एक बेनिफिट होता है। क्योंकि सारे क्रीम माइंड है ना वहाँ आसपास, तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए फिर हम चलते हैं भाई, हम अब काशीपुर में हम थोड़ा सा मेंटर करते हैं फिर से उसी पोजीशन पे। ऐसी कोई चीज़ जो लोगों को जानना चाहिए लेकिन बहुत से लोग हैं जो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, ऐसा कोई पॉइंट्स है तो आप शेयर कर सकते हैं? क्योंकि देखिए जब पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं ना जिसमें भाई सभी जानते हैं लगभग, बट बहुत डार्क स्टोरी होती है कई बार। सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूं आपको कि सभी IIMs में एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है। लोगों को लगता है कि यार IIM अहमदाबाद का ये मैंने वहाँ भी देखा था, ये आज मैं IIM काशीपुर में था तो मैं सुनता था यार IIM अहमदाबाद के लड़के हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हाँ वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैं ये सोचता था तो मुझे बहुत बुरा लगता था, मैंने कहा यार ऐसे कैसे इंटेलिजेंट हो गए, मतलब हम भी तो वही पढ़ रहे हैं जो पढ़। अच्छा दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो लोगों को नहीं पता होती, लोग क्या देखते हैं, लोग देखते हैं प्लेसमेंट कितने हुए, लोग देखते हैं रैंकिंग क्या है कॉलेज की इंडिया में। मैं आपको बोलता हूँ अगर आपको सच में देखना है तो आप देखिए उस कॉलेज में फैकल्टी कौन सी है, जो फैकल्टी है वहाँ पे वो कौन सी है, प्रोफेसर्स के नाम देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखिए, ये देखिए वो कहाँ से आए हैं। मैं आपको अपने टाइम में बताता हूँ, जब मैं IIM काशीपुर में पढ़ रहा था, जो मेरे फर्स्ट ईयर में जो मेरी फैकल्टी थी वो इंडिया में बेस्ट फैकल्टी थी। और उसके बाद जब मैं दूसरे साल में था तो IIM काशीपुर की बहुत सारे फैकल्टी IIM लखनऊ चली गई या दूसरे IIMs में चली गई। तो ये जितनी भी प्रोफेसर्स हैं ये सफल होते रहते हैं। आज अगर कोई IIM अहमदाबाद में है, कल हो सकता है IIM काशीपुर में मिले। तो बच्चों को बजाय ये देखने के कि पैकेज कितना मिल रहा है, वो ये देखें कि वहाँ पे फैकल्टी कौन सी है। आपका जो पूरा जो स्टेटमेंट है वो घूम फिर करके गुरु के इर्द गिर्द घूम रहा है। हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु कैसा है ये मैटर करता है। IIM का जो प्रोफेसर होता है ना वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि उसके स्टूडेंट्स जो हैं, अब मैं आपसे झूठ क्या बोलूँ, जब मैं IIM में मैं प्रोजेक्ट कर रहा था तो जब मैं प्रोजेक्ट में अपने सर के पास गया, मैंने कहा कि सर इस चीज़ को कैसे सॉल्व करूँ, ये बिज़नेस प्रॉब्लम थी। उन्होंने बोला मेरा एक XYZ स्टूडेंट CEO है, मैं तुम्हें उसका नंबर देता हूँ, उससे बात कर लेना। फिर मैंने दूसरा पूछा, एक ऐसी प्रॉब्लम थी, मैंने उनको अभी थोड़े दिन पहले फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि वो XYZ बॉडी में चेयरमैन है, तुम उसको फ़ोन कर लो। इन लोगों के स्टूडेंट्स पता नहीं कहाँ कहाँ फैले हैं। ये मतलब मैंने खुद अपने प्रोफेसर से बोला सर आप नौकरी लगा दोगे क्या, तो उन्होंने मुझे खुद बोला ठीक है अपना रेज्यूमे दे देना, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। तो मुझे पता लगा किसी बड़ी कंपनी के HR हेड को उन्होंने मेरा रेज्यूमे फॉरवर्ड कर दिया। तो ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं, इनका नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त होता है। कोविड में, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, कोविड में ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, कोविड में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे। मुझे याद है मुझे एक पेशेंट को एडमिट कराना था, ठीक है, बहुत क्रिटिकल केस था, और जो लखनऊ का एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है, मुझे वहाँ पे बेड मिला था सिर्फ एक कॉल पे। मैंने अपने प्रोफेसर को कॉल करी, मैंने उनसे पूछा नहीं सर आपका कोई जानकार है, अब पता लगा कि वहाँ का जो HOD था वो उनको जानता था, वो उनका शायद स्टूडेंट था। या मतलब आप जैसे होते हैं उस तरीके का नेटवर्क भी आपका बन जाता है। मुझे नहीं पता आप अब तक अपने गुरुओं को कैसे ट्रीट करते आए हैं, लेकिन अगर आप IIM में पहुँचे हैं तो अपने गुरु के चरणों में पड़ जाइए, वो आपका बेड़ा पार लगा देंगे, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। हाँ, इसके मैं तभी कह रहा हूँ कि इसके इर्द गिर्द सारे डिस्कशन हो रहे हैं। मैं एक और पॉइंट पर आता हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, और ख़ासतौर पर जब हम किसी भी सरकारी संस्थान जो बड़े हैं, IIT IIM की हम जैसे हम बात कर रहे हैं, IIM की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि फोकस ये होता है कि भाई पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे, लाइफ में फिर नंबर नहीं मिलेंगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। ऐसा है या नहीं है? अब मैंने बिजनेस केस स्टडी लिखी है एक, वो हार्वर्ड में लिस्टेड है, 25 देशों में जो टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं वहाँ पढ़ाई जा रही है। वो कहाँ से आई? वो आई एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से। एक कंपटीशन था, 22,000 रुपये अवार्ड था उसमें। मैंने कहा केस स्टडी लिख देता हूँ। मैंने केस स्टडी लिखी, प्रोफेसर को दिखाई, प्रोफेसर ने कहा कि इसका लेवल बहुत ऊपर है, इसको अच्छी जगह भेजो। मैंने IB बिजनेस स्कूल भेजी, वहाँ वो पब्लिश हो गई, फिर वो हार्वर्ड में लिस्टेड हो गई। तो ये, और उसका फिर रॉयल्टी मिलती है। अच्छा, रॉयल्टी अभी भी हाँ रॉयल्टी मिलती है, इतना फेम मिलता है, इतने लोग इनवाइट करते हैं अपने बताने के लिए कि सर आगे क्या हुआ। केस स्टडी जब लिखी जाती है तो उसे एक पॉइंट पे छोड़ दिया जाता है, सस्पेंस क्रिएट कर दिया जाता है।
तो लोग पूछते हैं मुझसे मुझे लिंक्डइन पे मैसेज आते हैं, सर इस केस स्टडी में आगे क्या हुआ, आप हमारे बैच को एक लेक्चर दे देंगे। ये तो एक चीज़ रही। दूसरी, IIM में क्या होता है कि IIM में कट थ्रोट कंपटीशन बहुत जाता है, सारे बच्चे एक ही लेवल के हैं। मैंने कई बार देखा कि जो जब मैं आया, हमारे एलुमनाई कमेटी जो है वो बहुत सारे काउंसलिंग प्रोग्राम करती है, तो जब मैंने अपने जूनियर बैचेस से इंटरेक्ट किया तो मैंने देखा कुछ बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले गए थे। वो लोग वो हो रहे थे कि सर मैं इंग्लिश नहीं बोल पा रही हूँ अच्छे से अपने कंपैरिजन दूसरे कोई कंपैरिजन में, और मैं यहाँ पे मेरा फिनेंस वीक हो रहा है और मैं HR में उतनी स्ट्रांग नहीं हो पा रही हूँ, सर क्या होगा मेरा। इस तरह के सवाल IIM के बच्चे भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी एक अलग लेवल का कंपटीशन है। तो मैंने अपने टाइम में ये देखा था, जब भी आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो, आप इन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो। आप शुरू में हारोगे, लेकिन एक टाइम बाद आपको समझ आने लगेगा कि जीता कैसे जाता है। और क्लासरूम में जब आप बैठते हो तो आप अपनी क्लास के 200 बच्चों या 90 बच्चों से कॉम्पीट कर रहे हो, लेकिन जब आप इन कॉम्पिटिशन में बैठते हो आप पूरे इंडिया के उससे वो करते हो। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जब मैंने आपको बताया था ना कि कई बार बोलते थे IIM अहमदाबाद बेस्ट है, IIM लखनऊ बेस्ट है, तो लोग नाम पे जाते हैं। मैं नाम पे नहीं जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पे अंदर क्या है कॉलेज के। तो मैंने डिसाइड किया कि एक कंपटीशन था, उसमें मैंने कहा ठीक है, उसमें दूसरे IIMs के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, मैंने कहा इनको यहाँ बीट करता हूँ। मैंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, मेरी 7वीं रैंक आई कंपटीशन में। बहुत बड़े लेवल का कंपटीशन था, 280 पार्टिसिपेंट्स टीम थी उसमें, मेरी 7वीं टीम आई। लेकिन जब मैंने पूरी लिस्ट देखी तो टॉप 10 कॉलेजेस में सिर्फ इकलौता IIM था, वो था IIM काशीपुर। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम तो बहुत ऊपर हैं जो दूसरे बच्चे थे। फिर मैंने HR का कंपटीशन दिया, वहाँ पे मेरा IIM उदयपुर के एक टीम से मेरी कंपटीशन हुआ, वहाँ हमने उनको बीट किया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये IIM नहीं है, ये स्टूडेंट के ऊपर है। अगर आपने नॉलेज गेन कर ली, अगर आपने टीचर पे ट्रस्ट कर लिया, अगर आपने जो IIM में जो प्रोसेस है, IIM में प्रोफेसर से एक लाइन बोलते हैं, फॉलो द प्रोसेस, डोंट फोकस ऑन द आउटकम, आउटकम विल कम ऑटोमेटिकली। तो वो ये बोलते हैं कि आप प्रोसेस को फॉलो करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको एब्जॉर्ब करो, उसको अप्लाई करना सीखो, रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। मुझे गीता का श्लोक याद आ गया तुरंत ना, जब आपने बोला कि भाई फॉलो को प्रोसेस करो, है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मतलब सीधी सी बात है, तुम कर्म करो, फल की चिंता ना करो, बशर्ते जो तुमको प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस को तुम फॉलो करते रहो। इवन प्रिपरेशन के दौरान भी मैं ये बोलूँगा, जब मैंने प्रिपरेशन करी थी, मेरा पहला जो अटैम्प्ट था कैट का वो बहुत डिज़ास्ट्रस था, बहुत गंदा स्कोर आया था। दूसरे अटैम्प्ट में मेरा स्कोर अच्छा आया था। मैं आपको ये बोलूँगा कि जब मेरा पहला अटैम्प्ट था ना, मैं लोगों को देख रहा था कि मेरा दोस्त XYZ से कोचिंग कर रहा है, अरे यार वो तो करियर लॉन्चर से कर रहा है, वो करियर लॉन्चर की तारीफ़ कर रहा है कि वहाँ ये है वहाँ वो है। मैं टाइम से कर रहा था, मुझे लगा यार वहाँ जाऊँ क्या, मैं बड़ा डिस्ट्रैक्टेड था। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि भाई ये सिलेक्शन इस बात पे नहीं हुआ कि मैंने कोचिंग कहाँ से करी, सिलेक्शन इस बात पे हुआ कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे, मैंने अपने हाथ से कितनी प्रैक्टिस करी। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम सेंटर में होते हैं, प्रेशर होता है ना, तो ये जो आपकी जो हाथ होता है ना, कई बार खुद चलता है, कई बार आपको पता होता है कि यार इसका आंसर यही हो सकता है। कई बार सिचुएशन आती है कि भाई 5 मिनट बचे हैं, 15 सवाल बचे हैं, आप प्रेशर में आते हो, अचानक से आपके सामने सवाल आता है, आपको वो सवाल फेमिलियर सा लगता है, यार ये मैंने कहीं देखा हुआ है, ठीक है, और वो मसल मेमोरी जो होती है वो उस टाइम काम आती है। आप एक हंच लेते हो और उसको करते हो, कई बार वो सही होता है, कई बार गलत होता है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। सारा खेल प्रोबेबिलिटी का है। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है, चाहे वो MBA के दौरान हो, चाहे MBA से पहले हो, चाहे वो MBA के बाद हो, आपने जो सीखा है आपको उसे प्रैक्टिस करनी है। यूज़ योर आइज़, यूज़ योर ईयर्स, यूज़ योर हैंड्स एंड बी सेल्फ मोटिवेटेड। मोटिवेशन बाहर से कहीं से नहीं मिलेगा, अंदर से ही निकालना पड़ेगा। वो सबसे बड़ी बात आपने कही ना कि भाई पढ़ाई करते समय अंदर से जो चीज़ आई, बच्चा अपने आप को बनाने के लिए तैयार है या नहीं है, बिल्कुल यही निर्भर करेगा उसकी सफलता को लेकर के। मतलब अगर सफल होना चाहता है तो क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे खुद ही डिमोटिवेटेड हैं, है ना, वही कंपटीशन किसी और से करने के बजाय खुद से कंपटीशन करें। और एक बहुत अच्छी बात आपने बताई, जो मतलब मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को हम नोट करना चाहेंगे कि प्रैक्टिस इतनी कर डालो। हम जब इंद्रियों की बात करते हैं कि 5 ज्ञान ये इंद्रियां हैं भाई, आइज़ की बात करते हैं, नोज़ की बात करते हैं, हमारे सेंसेस हैं, हम अगर हाथ से लिख रहे हैं सेंसेस हैं। राइट। कई बार ऐसा होता है, अच्छा आपके साथ कभी हुआ है ऐसा, जो चीज़ मैं बताने ही जा रहा था, कि स्क्रीन पर कोई वर्ड लिखा हो और उसका स्पेलिंग गलत हो, पर मेरी आइज़ सही पढ़ रही होती है, हाँ। और हाथ से जब लिखता हूँ तो हाथ सही लिख रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है। कई बार जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, क्योंकि प्रैक्टिस जिस, हाँ जी, प्रैक्टिस जब होती है तो आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे एक गुरु हैं, तो वो मेरे IIM के बैचमेट भी थे। उन्होंने मुझे एक लाइन और बोली IIM के बैचमेट थे और गुरु हैं? हाँ, मतलब मैं उनको अपना गुरु मानता क्योंकि वो मेरे से थोड़ा सीनियर थे।
और सीनियर हैं, और उन्होंने जो मुझे लाइफ में एडवाइसेस दी बहुत काम आई। तो उन्होंने मुझे एक एडवाइस दी थी, अप्लाई करने वाली जो बात है, उन्होंने मुझे कहा था कि जो तुम अलग अलग नॉलेजेस पढ़ रहे हो, तुमने मार्केटिंग पढ़ ली, तुमने एचआर पढ़ लिया, तुमने फिनेंस पढ़ लिया, इनको आपस में लिंक करना सीखो। अगर तुम चाहते हो, मतलब एक कहते हैं ना, मतलब एक टॉप लेवल ऑफ नॉलेज अगर तुम चाहते हो, इनको आपस में लिंक कर दो। शुरू में मुझे बड़ी दिक्कत हुई। शुरू में मुझे लगा यार यहाँ एचआर का काम है, मैं यहाँ फिनेंस कैसे घुसाऊँ, या मैं यहाँ मार्केटिंग कैसे घुसाऊँ। शुरू में मुझे बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई, आज ऐसी स्थिति हो गई है कि मतलब मैं आपको कहूँगा इमेजिन करने के लिए कि जैसे ही मैं बैठता हूँ, मेरे सामने प्रॉब्लम होती है, तो मेरे दिमाग में इस तरफ एचआर होता है, इस तरफ फिनेंस होता है, इस तरफ पीछे स्ट्रैटेजी चल रही होती है, चीज़ें आपस में लिंक हो रही होती हैं, और जैसे ही मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो मेरे पास एक आंसर होता है कि मुझे इसको इस तरीके से करना है। फिर मैं सोचता हूँ उस आंसर के बारे में, फिर मैं धीरे धीरे से फ़िल्टर करता हूँ। फिर जो मैंने केस स्टडीज़ पढ़ी होती है, या फिर जो मेरे किसी दोस्त ने या मेरे किसी बॉस ने या किसी ने मुझे कभी कोई सलाह दी होती है, वो आती है प्ले पिक्चर में, एंड देन मैं एक फ़ाइनल आउटकम देता हूँ। और मैंने मतलब आज तक मेरा फेलियर रेट बहुत कम है। मैं आपसे इस चीज़ को बोलूँगा, जब मैं मिनिस्ट्री में बैठता था, जब मैं मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला हूँ, योगी आदित्यनाथ जी से मिला हूँ, राजनाथ सिंह जी से मिला हूँ मैं, जो डिफेंस मिनिस्टर है हमारे, और डिफेंस सेक्रेटरी है अजय कर सर, वो तो लेजेंड है, उनसे भी मैं मिला हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, जब भी वहाँ हमारी मीटिंग होती थी, टीम में हमारी मीटिंग होती थी, या फिर हम नीति आयोग के साथ बैठ के मीटिंग करते थे, मैं जब कोई बात कहता था, लोगों की आंख में मुझे वो कॉन्फिडेंस दिखता था। मुझे लोगों को दिखता था कि लोग सुनते थे, बड़े कितना एकदम शोर मचाओ कॉम्पिटिशन, लेकिन जब मैं बोलता था लोग शांत हो जाते, लोग कहते इसको सुनो। वो इसलिए ना, क्योंकि आपने डिसाइड किया कि आपको ये चीज़ करनी है। जैसे आपने बोला भाई 8.5 CGPA आया, फिर आप जो है 10 आउट ऑफ 10, मतलब मैटर करता है उस चीज़ को। तो जिस दिन आपने कंपटीशन दूसरों से करने की बजाय खुद से करना शुरू कर दिया आपने, उस दिन आप, हाँ, मतलब मैं यही बोलूँगा कि आप अहंकार छोड़ दीजिए। अहंकार बहुत खतरनाक है, बल्कि अहंकार को अपनी पावर बनाइए। आप अहंकार उतना कीजिए जितनी काबिलियत हो, और काबिलियत बढ़ाते। बिल्कुल। प्रैक्टिस को लेकर के, मतलब आपने जो सारा चीज़ समराइज़ किया, प्रैक्टिस को लेकर के एक छोटी सी बात मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने भी सुना, और सुनने के बाद मैंने भी इस बात पे विचार किया। बात यह है, वो लेक्चर देते समय बता रहे थे कि जब साइकिल का आविष्कार हुआ शुरुआत में, कि 2 पहिए की साइकिल जो खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती है, उसको एक सहारे की आवश्यकता है, क्या वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकती है? जी जी जी। तो फिर जब समझ में आया कि साइंस जुड़ा, कि भाई जब रोटेशन होगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो उसके बेसिस पे सारा कुछ हम लोग बैठ के चलने लगे, घूमने भी लगे। और दूसरा पॉइंट जो हमें लगता है कि प्रैक्टिस से क्या फ़ायदा बोलते हैं आप लोग ना, कि भाई मार्केटिंग, फिनांस सब एक जगह आप ज्वाइन कर रहे हैं। जब हम साइकिल चलाना शुरू करते हैं, तो बच्चे अक्सर स्टार्ट करते हैं, वो पहले हैंडल देखते हैं, हैंडल देख रहे हो, फिर वो पैडल देख रहे होते हैं चलाते समय, वो देखते हैं नीचे का साइकिल वो पुश कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो साथ में साइड भी नहीं देख पाते। राइट है ना, ऐसा होता है बिल्कुल। और फिर इसके बाद कभी जब ये चलाना सीख जाते, फिर देखता है अच्छा ये हाथ मेरा इधर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, दोनों राइट लेफ्ट कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ। और जब वो प्रैक्टिस करते करते जब वो सीख जाते हैं, तो बगल में चलते हुए बंदे से बात करते हुए रहेंगे, हाथ और ये पैर ऑटोमेटिक चल रहा होगा। वैसे बाइक के साथ भी क्लच उलच सब ऑटोमेटिक काम कर रहे होंगे, और बात करते हुए जा रहा होगा वो, उसको ये भी पता चल जाता है कि ब्रेक कहाँ लगाना है, वो दिख रहा है, सेंसेस भी काम कर रहे होते हैं। यही मैं समझता हूँ, प्रैक्टिस का खेल है, सब प्रैक्टिस का खेल है। कि किसी भी चीज़ में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस को लेकर के, मतलब हर चीज़ को लेकर के आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आता है कि आप किसी भी काम को बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। मैंने आपको कहा कि मेरे बैच में मेरे गुरु थे। हाँ, सोचिए वो मेरे से कितना ऊपर होंगे। तो मैं ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मैं अकेला हूँ जो मैं चीज़ कह रहा हूँ। आप अच्छी चीज़ ये मैं समझता हूँ, एडमायर भी करना चाहिए। अगर आपको कहीं से कोई लर्निंग मिल रही है, तो आप उसको शुक्रगुजार बनिए उसका। तो शायद आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे ना, ऊपर वाला आपकी मेहनत की रिस्पेक्ट करेगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, एंड में बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, चूँकि अब जो बच्चे MBA करना चाहते हैं, है ना भाई, हर किसी का सपना है क्रैक करना, हर कोई चाहता है कि ज्वाइन करे, MBA करे। कोई एडवाइस, कोई ऐसा पॉइंट्स जो शायद जैसे आपको किसी और ने सलाह दिया था, तो वो सलाह मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस को आप ज़रूर दे दीजिए। मैं सिर्फ एक सलाह दूंगा, और इस एक सलाह में पूरा निचोड़ है। इस दुनिया को उन लोगों की ज़रूरत नहीं है जो प्रॉब्लम डिस्कस करें, इस दुनिया को उन लोगों की ज़रूरत है जो सॉल्यूशन क्रिएट करें।
बी ए सोल्यूशन प्रोवाइडर। अगर आप अपने, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी आम ज़िंदगी में देखते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रॉब्लम में डिस्कस कीजिए, आप सोल्यूशन बताइए। जिस दिन आप अपने माइंड को उस तरीके से ट्रेन करने लग जाएंगे कि प्रॉब्लम दिखते ही आप सोल्यूशन पे फोकस करेंगे, आप आईएम का स्ट्रेस इंटरव्यू भी क्लियर करेंगे, आप आईएम में जो कट थ्रोट कंपटीशन है उससे जो चैलेंजेस आएंगे उनको भी पार पा लेंगे। उसके बाद जब आप दुनिया में एग्जिट करें, मतलब एक बाहरी दुनिया में जब आएंगे आईएम से बाहर आने के बाद, और जब वहाँ देखेंगे कि वहाँ कैसे मैनेज करें, क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्रॉब्लम सॉल्वर माइंडसेट बना चुके हो, आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर हो चुके हो। प्रॉब्लम आएगी, आप उसके सॉल्यूशन के साथ तैयार होंगे। हर कोई आपको अपनी टीम में लेना चाहेगा, हर कोई चाहेगा यार ये मेरी टीम में होना चाहिए, ये बंदा सॉल्यूशन देता है। दुनिया को सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स की ज़रूरत है। ज़रूरत वही है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मतलब डिस्कस ही करेंगे प्रॉब्लम की। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिस सोल्यूशन में से प्रॉब्लम निकाल लेते हैं, और ऐसे लोग बहुत निगेटिव माइंडसेट के होते हैं। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ भाई, ऐसे लोग साथ बैठना ही बंद कर दीजिए। हाँ, एक जो चीज़ है, जो दूसरी चीज़ मैं बच्चों को कहना चाहूँगा कि इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे मोटिवेशन मत ढूंढिए। जो रील्स बच्चे देखते हैं कि उसमें आती है ना बहुत सारे, आजकल जैसे प्रोफेसर्स के भी आते हैं, उन्होंने आजकल वो रील्स बनाते हैं कि हमें इस तरह का इंसान बनना चाहिए। भाई आपको ये सब देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट किया। मैं 7-8 साल बाद वापस अब आया हूँ फेसबुक पे। मैंने अपना 2017 में 2016 में मैंने डीएक्टिवेट किया अकाउंट। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, बल्कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लस मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा है, क्योंकि मैं लोगों को देख रहा हूँ, सबके स्नैप्स और फोटोग्राफ्स दिखने मिल रहे हैं, यार वो तो यहाँ गया, ये वहाँ गया घूमने। मैंने क्या करा, मैंने सब बंद किया सोशल मीडिया। मैंने खुद से बात करी, खुद से पूछा कि तुझे लाइफ में क्या करना है, खुद से उसका जवाब ढूंढे। एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर माइंडसेट बनाया, जो मुझे किसी ने सलाह दी थी कि बी ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अपने आप को सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस किया कि मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आई, मैंने सिर्फ सॉल्यूशन। आज मैं ये बोलूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भी मैं एकदम से मेरा दिमाग से सॉल्यूशंस अपने आप ढूंढने लगता है कि यार क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इस तरह से ट्रेन किया, सफलता मिली। जब बिल्कुल सफल हो गया, जब लगा कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, हालांकि मेरे घर वाले अभी भी परेशान है क्योंकि मैं और कुछ नई नई चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। तो मैं अभी लॉयर भी हूँ, तो घर वाले उससे परेशान है कि इसने LLB भी कर लिया। मैं कई बार मजाक में बोलता हूँ कि मैं MBBS भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली वही, इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। मैं समझता हूँ कि माइंडसेट की बात है। जब आपने बोला कि भाई डीएक्टिवेट किया अपना फेसबुक, फिर आप जो है एक्टिवेट आपने कर दिया, तो रीज़न ये कि आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब यही लाइफ स्टाइल है, इसी को ऑप्ट करना है, सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना है। और आपको समझ में आ गया कंपटीशन किसी और से नहीं करना है। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो फेसबुक पे चल रहा है, बाकी लोग जो दुनिया में फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, उसे लेकर के अब असर नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ अचीव करना आपने अचीव किया। तो जिन लोगों को देख के जेलसी होती थी कि ये इतना सफल कैसे हो गया या ये क्या कर रहा है 8 साल पहले, आज वही लोग मेरे बेस्ट एडवाइज़र है, मैं उनका बेस्ट एडवाइज़र हूँ। क्योंकि मुझे समझ आ गया कि आप जरूरी नहीं कि हर कोई आपका कॉम्पिटिटर हो, वो आपका सहयोगी हो सकता है, अलायंस भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें MBA के दौरान सीखी, उतार चढ़ाव जो भी लाइफ में आए उनके सीखा। एक रेजिलिएंट माइंडसेट रखा कि टाइम बीत जाएगा। मैंने एक चीज़ ज़रूरी है कि जो बच्चों को एक शॉर्ट में सक्सेस चाहिए होती है ना, वो भूल जाओ। अगर परमानेंट सक्सेस चाहिए, बिल्कुल पुख्ता, कि भाई ये आपसे, अब आप मुझसे लाइफ में कुछ भी छीन सकते हैं, पैसा छीन लेंगे, मेरा अकाउंट आप हैक कर लेंगे, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लेंगे, लेकिन एक चीज़ आप मुझसे कभी नहीं सीख सकते कि मैं एक IIM अलुमनस हूँ, मेरे पास IIM की डिग्री है, और मैं जहाँ पे भी इसको पहन के जाता हूँ मुझे वो रिस्पेक्ट मिलती है, मुझे वो एक रिकग्निशन मिलता है जो कि इस ब्रांड को पहनने के बाद मिलना चाहिए, और आपको इसे एक जिम्मेदारी की तरह कैरी करना है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो सारी बातें जो आप लोग के लिए ज़रूरत है, हम अगली बार भी बैठेंगे। और जो समअप करता हूँ मैं कुछ बातों से जो इन्होंने कहा कि दूसरों से कंपटीशन, दूसरों को जानना, वो कहते हैं ना कि कहीं लाइन हमने भी पढ़ी थी कि दूसरों से मिलने में सभी मस्त हैं, दूसरों से मिलने में सभी मस्त हैं और खुद से मिलने की सभी लाइनें व्यस्त हैं। तो ऐसी स्थिति जब होती है तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति स्कैटर्ड माइंडसेट हो जाएगा, फिर वो
एक जगह फोकस नहीं हो पाता है। और दो मोटिवेशन की बात हो रही थी अंत में, तो दो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जिन पे अभी दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं विवाद भी चल रहा है, विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी जी का। तो उसमें एक विवेक बिंद्रा जी का स्टेटमेंट है जो आपने प्रॉब्लम की बात की कि प्रॉब्लम इज़ अ नॉट अ प्रॉब्लम, कंसिडरिंग प्रॉब्लम एज अ प्रॉब्लम इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। राइट 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 तो कई बार क्या होता है कि भाई समस्या समस्या नहीं है, समस्या को समस्या समझ लेना ही सबसे बड़ी समस्या है। राइट राइट। तो अगर और सोल्यूशन की तरफ आप जाएंगे तो आपका माइंड जो है बहुत पॉजिटिव रहता है, सिर दर्द नहीं होता, टेंशन नहीं होता। और प्रॉब्लम पर डिस्कस करने वालों के साथ समस्या ये वो हमेशा सिर दर्द की गोली खाते रहते हैं। और आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को, कि भाई प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ना कि तुम जो है सिर्फ और सिर्फ वो प्रॉब्लम पे ही डिस्कस करते रहो। सॉल्यूशन प्रोवाइडर, सोल्यूशन प्रोवाइडर, राइट, सोल्यूशन एक प्रोवाइडर। लास्ट लाइन बोलूँगा, ये लाइन बहुत सिंसियरली फॉलो करता हूँ और महसूस भी किया है। लाइन ये है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लाइन कही थी, एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू यू कम्स टू यू ओनली इफ़ यू बिल्ड द कैपेसिटी टू रिसीव इट। अगर आपके पास काबिलियत है उसको झेलने की, तो ही वो भगवान आपको देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तकलीफ भी दे रहा है तो आप जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, हो सकता है आपकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहा हो ईश्वर। चलिए, अखिल प्रताप सिंह जी की जो बातें आपने सुनी हैं, जो समझी हैं, उसे लेकर के क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, और किस किस बातों से आप सहमत हैं और किन बातों से आप सहमत नहीं हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और साथ में अगर अखिल प्रताप सिंह जी से हम दोबारा बैठें इनके साथ, तो आप क्या सवाल करना चाहेंगे वो कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। दूसरी बार जब बैठेंगे जरूर हम इनसे बात करेंगे। या श्योर श्योर। तो आपने जो हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। और हमें दर्शकों को जरूर बता दीजिए कि हमारे जो कैरियर वाला शो है, सीरीज़ है, और साथ में ये जो हम एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, उसे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हाँ, ये बहुत अच्छा है आप लोग। मैं इनसे भी बात कर रहा था ऑफलाइन, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये IITs के प्रोफेसर्स को बुलाने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े जो डिग्निटरीज हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको बुलाने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे ईमानदारी से बोलूँगा, आप इन लोगों के ऑफिस चले जाइए, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। जिन लोगों से ये आपका इंटरेक्शन कराने जा रहे हैं, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, उस पर आपको ये खुद की मेहनत से उनको बुला रहे हैं, आपको गाइडेंस दिलवा रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जो फालतू की जो रील्स और इंस्टाग्राम पे आप, फेसबुक पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उससे ये लाख गुना ज़्यादा अच्छा कंटेंट है। जो लोग अचीव कर चुके हैं उनसे पूछना कि आपने कैसे अचीव किया, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप जो है एक कंटेंट एक ऐसा देखें जिसका ना सिर ना पैर। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप एक इतनी अच्छी स्कीम के साथ, एक इनिशिएटिव के साथ आप एक आए हैं। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब थैंक यू इसलिए भी कि आपने हमारे दर्शकों को वो चीज़ गाइड की है जो वास्तव में जो MBA जो करना चाहते हैं बच्चे, मैं समझता हूँ कि ये जो है ये एपिसोड बहुत शानदार, और वो चीज़ जो बच्चे वास्तव में चाहते हैं जानना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अंत में वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो का बटन दबा लीजिए। बहुत कम बोलता हूँ मैं, इसलिए इस बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।